ओके एवरीबडी, पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। हाँ, पहली बार आप हमको देख रहे होंगे लाइव शायद। अभी हम बता दें पहले तो आपको कि आप लोग सीएमए इंटर की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। सुबह सुबह हर दिन ऑल्टरनेटिव डेज आपको मेरा दर्शन होगा, और ऑल्टरनेटिव डेज हमारे टैक्स के बैचेज होते हैं, और बाकी 11 बजे आपको मालूम है अविनाश सर का क्लास है। जिस दिन मेरा क्लास है उस दिन 11 बजे टैक्स का क्लास है, और जिस दिन टैक्स का क्लास है उस दिन सुबह सुबह जिस दिन टैक्स का क्लास है उस दिन 11 बजे अकाउंट्स की क्लास है। मेरी क्लास अभी आपको हफ्ते में 4 दिन देखने को मिलेंगी, यानी कब कब, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और एक आपका महत्वपूर्ण दिन मैं लूँगा और वो है संडे। ये 4 दिन हम एक पेपर नंबर 8 जो आपके सिलेबस का सबसे पहला ग्रुप 1 का कॉस्ट का पेपर है वो कंडक्ट करेंगे। बट आपको मालूम होगा आपका टोटल सिलेबस न्यू सिलेबस में 8 पेपर में डिवाइडेड है, और उस 8 पेपर में 4 पेपर फुल ऑन 4 पेपर यानी 400 मार्क्स मैं अकेला संभालता हूँ। तो वो जो 50% ऑफ योर सिलेबस है वो पूरा मैं देखता हूँ। बट बाकी तीनों पेपर किस में आते हैं? ग्रुप 2 में। आपको मालूम होगा ग्रुप 2 के 3 पेपर, जिसका नाम है पहला मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, और तीसरा नाम है ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये तीनों पेपर मैं खुद संभालता हूँ। एक पेपर और है ग्रुप 2 में आपका इसके अलावा, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स एंड कंपनी ऑडिट। वो आपका आधा अविनाश सर और आधा अमित पछावत सर देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप 2 पूरा सीमित है। ग्रुप 2 की क्लासेस हमारे 4 दिन से नहीं होंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि 3 सिलेबस में 3 सब्जेक्ट्स है। ग्रुप 2 की क्लासेस हम वीकली 8 से 9 क्लास लेते हैं, बट वो ग्रुप 2 की क्लासेस हम आफ्टर जून कंडक्ट करते हैं। मतलब जून के एग्जाम जैसे ही आपके ग्रुप 1 के आपके सीनियर्स के या जो भी इमीडिएट स्टूडेंट्स के कंप्लीट होंगे, जितने लोग भी जून में एग्जाम्स दे रहे हैं, उसके ठीक 2 दिन बाद हम अपना ग्रुप 2 का क्लासेस स्टार्ट करते हैं। यानी आपका सिलेबस टारगेट है अराउंड जून फर्स्ट वीक या फिर मई लास्ट वीक। मई लास्ट वीक तक आपका ग्रुप 1 का अकाउंट्स कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा, एंड इवन फाइनेंशियल अकाउंट्स भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम उसके बाद ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्या डन है आपको बात? ओके। आपको मालूम है आपका सीएमए का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज अ सब्जेक्ट है, ये आपको जो पढ़ना पड़ रहा है, आपका तो सिलेबस ही पूरा इसके ऊपर निर्धारित होना चाहिए। बिल्कुल है, क्योंकि आप बनने ही क्या वाले हो बड़े हो के सर? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता क्या है? कोई आइडिया है? नहीं बड़ी, मतलब ये कोर्स में आप बनोगे तो आप करोगे क्या? मतलब आप बड़े होके करोगे क्या? बड़े तो हो गए हो बट फिर भी करोगे क्या? एनी आइडिया? ओके ओके, वेरी गुड। और कोई? ओके, वही चीज़ मैं बता देता हूँ आपको एक एकदम साधारण सा एग्जाम्पल देके, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि सर हम अपने प्रोसीजर में क्या करने वाले हैं। ऑनलाइन लाइव में कितने बच्चे हैं? ओके, दिस 10 ऑफ देम प्लीज़ एक बार गुड मॉर्निंग ज़रूर लिखेंगे। सुनाई दिखाई दे रहा है आप लोग को? जल्दी से आएंगे, बताइए। देर आर 3 लेवल्स इन एनी बिजनेस, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड लोअर लेवल, दिस इज कॉल्ड मिडिल लेवल, एंड दिस इज कॉल्ड टॉप लेवल। लोअर, मिडिल और क्या बोलते हैं? टॉप लेवल। लोअर लेवल मैनेजर्स आपका परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज जिसके थ्रू बिजनेस किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस। क्या बुलाते हैं? बोलो तो, ऑपरेशंस। यहां पे ऑपरेशंस करने वाले लोग होते हैं जो लोग स्पेसिफिकली काम करते हैं और काम को चैनलाइज करते हैं। इन ऑपरेशंस को ठीक रूप से देखना, इन ऑपरेशंस को ठीक रूप से संभालना, इन ऑपरेशन को ठीक रूप से करवाना काम बीच वाले लेवल लोग का काम होता है, जिनको बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग ऑन ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में जो डिसीजन टेक करते हैं कि भाई इनके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होगा, इनके बीच में कैसे काम होगा, इनको क्या काम दिया जाए, कैसे काम करवाया जाए, वो सब ये करते हैं। और इनके ऊपर बॉस होते हैं जिनको बोलते हैं डिसीजन मेकर ऑफ बिजनेस, जो कि कौन होते हैं मालूम आपको? सीईओ, सीएफओ सुने हो? सीईओ का फुल फॉर्म जानते हो? चीफ नहीं, चीफ कौन?
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और कौन होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी के मालिक, ये लोग बैठे रहते हैं। यहां पे आप लेते हो फाइनेंशियल डिसीजंस, यहां पे आप लेते हो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, यानी ये लोग स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं, फाइनेंस के डिसीजंस ये लोग लेते हैं। ये लोग टैक्सेशन एस्पेक्ट्स कि उसका इंपैक्ट कैसे आएगा टैक्स में, ये लोग ऑडिट एस्पेक्ट कि उसका काम में क्या फर्क पड़ेगा, ये लोग उसका कॉस्ट एस्पेक्ट कि उसके कारण हमारी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, और ये लोग प्रॉपर वर्क में डिपेंडेंट है, यानी ऑपरेशन में डिपेंडेंट। आप अगर नोटिस करो आपका सिलेबस में ये सारे चैप्टर्स है, सब्जेक्ट्स है, करेक्ट बात बोला, ऑपरेशनल मैनेजमेंट है आपके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है आपके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, ऑडिट है, और इन सब चीज का अकाउंटिंग करना, सारे लेवल्स का अकाउंटिंग करना आप कहाँ सीखेंगे, अकाउंट्स में। तो इस तरीके से आपका पूरा स्टडी प्लान निर्धारित है कि आप हर एक लेवल का काम सीख पाओगे जब भी कोई बिजनेस में जाओगे। एज ए CMA स्कोप ऑफ जॉब अगर मेरे तरफ से पूछो, इट्स वेरी गुड। मैंने अभी अपने जितने भी आर्टिकल असिस्टेंट्स हैं, यानी जितने भी स्टूडेंट्स लास्ट टर्म में, उससे पहले टर्म में पास किए, आई एम फाइंडिंग कि वो CA से ज़्यादा इंटर्नशिप में कमाते हैं, क्योंकि उनका जॉब का पर्सपेक्टिव इंटर्नशिप में ज़्यादा अच्छा है। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर CMA, जो जॉब का लेवल आ गया अब CMA में, वो एकदम बराबर टक्कर दे रहा है CA को, क्योंकि उनका जो पे स्केल है और CA का जो पे स्केल है बराबर हो गया। तो सर CMA ही करना चाहिए, CA क्यों करते हैं? CA का अलग डोमेन है, CMA का अलग डोमेन है। आपको यहाँ डोमेन क्या सीखना है? मेनली कॉस्टिंग एस्पेक्ट, क्योंकि आपका नाम ही है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और बाई लक आपको वो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, आपको इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है, हम हैं जो आपको वो काम करवाएंगे। सर हम जब CMA बन जाएंगे, क्या हमको टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठाया जाएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट में बैठाया जाएगा, कि मिडिल लेवल? एनी आइडिया, एनीबडी? टॉप लेवल में, एनीबडी? और मिड और टॉप के बीच में? अच्छा, ओके, वेरी गुड, एकदम सही बोल रहे हो आप नो डाउट टॉप लेवल मैनेजर लायक बन चुके होंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज आ गया। बट सुनो, सिंस अपने पास इतना अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, तो सीधा आपको कभी भी किस में नहीं बैठाया जाता, डिसीजन मेकिंग में। यू आर इन बिटवीन समवेयर हेयर, यानी आप मिडिल लेवल के काम करोगे, आप कुछ टॉप लेवल लोग के साथ बैठोगे, जिससे आप उनके साथ डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दोगे। जैसे ही आप उसमें और होता है ना, मरम्मत करके आपको एकदम ठीक कर दिया जाएगा, आप धीरे धीरे आपका प्रमोशन पाके ऊपर चले जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको लोअर लेवल सीखने मिलेगा, बट हाँ, आप मिडिल लेवल और टॉप लेवल के कहीं बीच में कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करोगे, जहां आप सब जगह अपना योगदान दोगे। सर क्या CA का भी यही काम है? एग्जैक्टली दी सेम। एक CA भी इसी रोल में रहता है, बस उसका डोमेन अलग होगा, आपका डोमेन अलग होगा। क्या बोलो, डन हो रहा है बात? डोमेन मतलब समझते हो ना, वर्क प्रोफाइल, आपका वर्क कल्चर अलग होगा, उनका वर्क कल्चर अलग होगा, बट अल्टीमेटली लाइंड अप आप सेम जगह चले जाओगे लास्ट में। वो सब आपका शिद्दत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से काम करते हो। सर हमको तो अपना फर्म खोलना है, बिजनेस करना है, तब तो ये कोर्स बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो आप एक एक पहलू प्रोडक्ट वाइज जान पाओगे कि असल में हम कोई भी चीज़ की प्राइसिंग कैसे करते हैं। वो अगर सीख लोगे तो उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं। तो ये जो कोर्स का ओरिएंटेशन था, ये पहले मैं आपको एक पॉजिटिव साइड दिखा दूं इस कोर्स का कि ये बहुत अच्छा है। बट इस कोर्स में एक छोटी सी ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक आपको एकदम सिंपल रूप में अगर मैं बताऊं तो वो यही है कि इस कोर्स के जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है, जो इंस्टीट्यूट मैनेज कर रहे हैं इनको, ये थोड़े से लापरवाह है इस काम में। ये कभी सिलेबस चेंज करते हैं, कभी सिलेबस सेम रख देते हैं, कभी पेपर पैटर्न चेंज कर देते हैं, कभी पेपर पैटर्न अचानक से 1 महीना पहले बोलते हैं सेम रहेगा, अचानक से बोलते हैं ऑनलाइन मोड होगा, अचानक से बोलते हैं ऑफलाइन मोड होगा। तो उस वजह से हम जैसे लोग तो पढ़ाने में तो हमको तो कोई टेंशन नहीं है, दिक्कत स्टूडेंट्स पे आता है, क्योंकि वो बच्चे जिस शैली से पढ़ रहे होते हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे होते हैं, अचानक से उनको बोला जाता है कि नहीं ऐसे नहीं, कल ऐसे एग्जाम होगा कल। और एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि लगातार एग्जाम होता है। आपका आइडिया है आपका एग्जाम कैसे होता है? लगातार, मतलब समझते हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2। जबकि CA के एग्जाम्स में छुट्टी मिलती है 1 दिन की, आपको नहीं मिलेगी अगर आप बोथ ग्रुप साथ में दोगे तो ये एक बहुत ही मतलब गलत एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। मैं कोर्स को लेके कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोर्स एज अ CMA कोर्स बहुत बढ़िया है, स्कोप बहुत बढ़िया है, बट द प्रॉब्लम इज विथ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट इशूज।
मैनेजमेंट इश्यूज के कारण इस कोर्स को थोड़ा सा धिक्कारा जाता है सीए के सामने कि भाई क्या फर्क पड़ रहा है, उतना ही मेहनत करके सीए कर लेता। हाँ, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ता है सर, हमें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू झेलना पड़ता है। अगर वो कुछ इश्यूज सॉल्व हो जाए जो कि पहले थे ठीक, तब फिर तो सीएमए की वाहवाही मैं क्या बताऊं। मतलब एज कंपेयर टू 3 कोर्स जो एक कॉमर्स लाइन में रहता है, सीएस, सीएमए, सीए, आई विल ऑलवेज रैंक कि सीएस से ऊपर तो सीएमए है। बट अभी सीए को प्रॉपर टक्कर दे सकता था जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, वो थोड़ा सा पीछे। अदरवाइज कोर्स प्रोस्पेक्टिव, द फ्रेमवर्क ऑफ द सिलेबस इज ऑसम, यू विल लर्न मेनी थिंग, बट अगेन एप्लीकेशन वाइज आपको जब एग्जाम में करना होगा आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि आप समझ रहे हो, आप 2 बजे एग्जाम देने जाओगे, 5 बजे एग्जाम कंप्लीट करके घर आओगे थके हारे 6 बजे तक, और अगले दिन वापस कितना बजे एग्जाम, 2 बजे। अगले दिन वापस कितना बजे एग्जाम, 2 बजे। लिटरली अगर मैं बोलूं तो 24 घंटा नहीं है, ऑफ कोर्स 24 घंटा नहीं है, लिटरली क्या भैया, ऑन रियल बैकग्राउंड 5 बजे निकलेंगे तो 6 बजे तक घर पहुंचेंगे, अगला दिन फिर 2 बजे एग्जाम, तो 24 घंटा भी रिवीजन करने को नहीं है। और जिसमें सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो सर हम कितना देर पढ़ पाएंगे उस समय, 8 से 9 घंटा। 8 से 9 घंटे में एक पूरे सिलेबस को समेटना बहुत बहुत बड़ी बात, और वो कलाकारी भी आपको आना चाहिए। बट एक अच्छी बात क्या है सर, एमसीक्यू है आपके कोर्स में। आपको मालूम है आपके हर पेपर में कितने नंबर का एमसीक्यू है, एनीबडी? कल अविनाश सर ने आपको बताया होगा। पेपर पैटर्न आपको आइडिया है? अकाउंट्स का पेपर पैटर्न का आइडिया लग गया? बताओ तो कितने नंबर का एमसीक्यू रहता है? वेरी गुड, 5 मार्क्स का फिलिंग द ब्लैंक्स। अच्छा, और 5 मार्क्स का ट्रू फॉल्स या मैच द फॉलोइंग, ऐसे एक मैच द फॉलोइंग रहेगा और एक ट्रू फॉल्स रहेगा। यानी 25 मार्क्स का आपका क्या रहने वाला है, सेक्शन 1, जिसको क्या बोलते हैं बताओ, ऑब्जेक्टिव्स। सेक्शन 1 इज कंपलसरी फॉर एवरी सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट। तो ये तो सेम है सब में कि भैया आपको इसमें कुछ नया बात मेरे को नहीं बताना है। तो ओरिएंटेशन ऑफ कोर्स मैं थोड़ा जल्दी में ही कराऊंगा, आपको मेन सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन देना चाहता हूं। पेपर पैटर्न आपको कल अविनाश सर बता चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं कि 25 नंबर क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव्स के लेवल टू द इजी साइड रहते हैं, यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है और वो समय भी बचाएगा। तो भैया एग्जाम हॉल में उन सबको अटेम्प्ट पहले करना चाहिए, बिल्कुल हमेशा एमसीक्यूज से ही अटेम्प्ट चालू करना चाहिए। पहला पेपर फर्स्ट पन्ना में अपने एग्जाम पेपर मिलते ही आपको एमसीक्यू सॉल्व कर देना चाहिए। ये जैसे ही आप कर दोगे आपका 25 नंबर में नहीं तो नहीं 18 से 19 नंबर कम से कम सिक्योर हो जाएगा। दिक्कत वो फिलिंग द ब्लैंक्स करता है, क्योंकि वो लोग क्या आंसर चाहता है हमें भी नहीं मालूम। तो तुम अगर मेरे को भी बैठाएगा ना, हम नहीं कर पाएगा। सर क्या बोल रहे हो आप, पढ़ाने वाले आप ये बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि उनको अजय फिलिंग द ब्लैंक तो बचपन में वो कॉम्प्रिहेंशन से नहीं आता था। मम्मी हिंदी का बुक रीड करवाती थी और बोलती थी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अबे तो ऐसे तो पूरा बुक 1000 पन्ने का क्या पूछ लेगा, और उनका तो कई सिनोनिम्स है, कई सिनोनिम्स होते हैं एक वर्ड के। आपको कौन सा वर्ड चाहिए, हमको क्या समझ में आ रहा है, और वहां पे क्या सजेस्टेड आंसर में मुझे तो नहीं मालूम ना। तो वो तो मेरे को भी तुम बैठाओगे, हम ऑन द मतलब फेस बोल रहे हैं तुमको पहली क्लास में, हम भी नहीं कर पाएंगे। मतलब हो सकता है हम कुछ लिखे और रॉन्ग हो जाए, क्योंकि हमको मीनिंग ही नहीं समझ में आया वो लोग उस आंसर में मांगना क्या चाहता है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स इज बिट ट्रिकी। उस 5 नंबर को छोड़ के बाकी 20 नंबर में सच्ची बता रहा हूँ 17 नंबर से 18 नंबर आ सकता है। तो मतलब आप फिलिंग द ब्लैंक्स में 0 पकड़ रहे थे। हाँ मैं मान रहा हूँ फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा ही नहीं अपने को, तो भी तो 25 में 18 नंबर आराम से ला सकते हैं सर, बिल्कुल ला सकते हो, बहुत आसान होता है। बाकी अब बात आता है कोर रिटन पेपर। दिस इज द ओनली पेपर जिसको आप फुल क्या अटेम्प्ट कर सकते हो मालूम, बाकी का 75 प्रैक्टिकल, द ओनली पेपर। और कोई भी पेपर आपके अकाउंट्स में भी बोल लो या कोई भी पेपर में बोल लो, आप फुल प्रैक्टिकल अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये पेपर और इसी के साथ साथ मेरा जो सेकंड पेपर है कौन सा बोलो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसके साथ साथ कौन सा पेपर है बोलो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट उसमें डेटा एनालिटिक्स आने की वजह से थोड़ा थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ता है। बट ये जो पेपर है ये लौता पेपर है ग्रुप 1 में जिसमें आप 100% क्या अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रैक्टिकल। सर क्यों, थ्योरी आएगा ही नहीं? आएगा, बट देयर इज अ चॉइस भी नहीं, देयर इज 2 चॉइस। आपको मालूम है आपके पेपर में कितने चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस है। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक में 7 क्वेश्चन में आपको एनी 5 करना, जिसमें एक पूरा थ्योरी क्वेश्चन रहता है शॉर्ट नोट टाइप, ठीक है। और एक क्वेश्चन में 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल रहता है। यानी कि ये जो
मार्क्स होगा, ये कितने मार्क्स का होगा आपको एनी आइडिया? 15 नंबर का। 15 इंटू 5 कितना होता है? 75 मार्क्स और अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 25 कहाँ अटेम्प्ट कर चुके हैं बोलो तो ऑब्जेक्टिव्स में। तो वो जो 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, उस 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमें छोड़ना है, जिसमें एक पक्का क्या छोड़ेंगे, वो शॉर्ट नोट वाला 4 क्वेश्चन जो करना पड़ता है, और एक वही जनरली छोड़ेंगे जिसमें 50% क्या रहता है थ्योरी और 50% क्या रहता है प्रैक्टिकल। यानी 8+7 के माध्यम से एक क्वेश्चन थ्योरी रहेगा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल रहेगा, बाकी सारे क्वेश्चन क्या होने वाले हैं प्रैक्टिकल। अच्छा, 5-5 क्वेश्चन में कितने कितने सब डिवीजन से आपको मालूम है? 8+7 का कैसा डिवीजन है? 8+7 का। तो यानी हर क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन? 2। हर क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन? 2। 2 का ए, 2 का बी, 3 का ए, 3 का बी, ऐसे करेंगे। तो मतलब अगर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब कितने प्रैक्टिकल सम्स अटेम्प्ट करने हैं? 10। कितने प्रैक्टिकल सम्स अटेम्प्ट करने हैं? 10 प्रैक्टिकल सम्स अटेम्प्ट करने हैं आपको आपके रिमेनिंग टाइम, और वो बहुत आसान होंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अपने सारे CMA ओरिएंटेड क्लासेस करने वाले हैं, क्योंकि आपका एक्सक्लूसिव हो रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि आप CA के साथ नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको आपके जितने ओरिएंटेड टॉपिक्स है, आपके ओरिएंटेड सम्स है, वो कराए जाएंगे। बुक भी अलग, सब कुछ अलग। तो यहाँ से हम इतना गारंटी दे सकते हैं, फेल तो नहीं होगे अगर आप मेरा बात सुन लो तो। बस सर वही तो चाहिए सर, एक बार के लिए तो पहले वो दिला दो आश्वासन की पास हो जाएंगे, पास जरूर हो जाओगे। बाकी बहुत अच्छा नंबर लाना और रैंक लाना, वो जरूर, उसके लिए मेहनत लगेगी सर, मेहनत लगेगी। क्या बोलो, क्लियर है? ओरिएंटेशन अबाउट द कोर्स, ओके, मोटिवेटेड अगेन। हाँ चलो ठीक है सर, करना है अब अपने को पूरा। देखो फाउंडेशन लेवल में आपको भी मालूम है, आपने अलतुक्का इतना नंबर ले आया, कारण पेपर का जो स्टडी प्लान है अगेन 2-2 नंबर का एक MCQ, चलो ठीक है जैसे तैसे कर दिए, डायरेक्ट एंट्री रूट से कई लोग बैठे हैं। तो मैं आपको बोलूँगा अब इंटर लेवल ना ईजी नहीं है, इंटर लेवल CMA का भी टफ है, कोर्स पर्सपेक्टिव से भी और पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से भी। तो अब वो एटीट्यूड से अगर चलोगे कि फाउंडेशन तो ऐसे ही निकल गया था, इंटर भी निकाल लेंगे, नहीं होगा। इंटर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी डे 1 से। क्या डन है? सब अपना अपना एक कॉपी लाए हैं क्या? कॉपी लाए हो? एक फ्रेश कॉपी लाए हो? चलो, फ्रेश माइंड फ्रेश कॉपी के साथ, कॉपी में हेडिंग देंगे सारे बच्चे आज। पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, 100 नंबर। आप सब न्यू सिलेबस वाले हो, आप सब जानते हो सर ये न्यू ओल्ड क्या है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो जो रजिस्ट्रेशन मिला वो न्यू में ही मिला। हाँ, आप बाय डिफॉल्ट न्यू में हो, बट देयर वेयर ओल्ड सिलेबस ऑल्सो, जिसका ऑप्शन आपको दिया नहीं गया, वरना आप हो सकता था ओल्ड भी ले सकते थे। बट ओल्ड सिलेबस इस जून में क्रब हो जाएगा, दिसंबर में अटेम्प्ट दिलवाया जाएगा उनको जो लोग जून में क्लियर नहीं कर पाए, लास्ट अटेम्प्ट रहेगा वो। उसके बाद जिनका जून में भी दिसंबर में भी नहीं होगा ना ओल्ड में, उनको कंपलसरी न्यू में शिफ्ट करना पड़ेगा। बट आप होंगे जो लोग न्यू सिलेबस के लिए ही दिसंबर में बैठोगे। इवन जून में भी क्या न्यू सिलेबस होने वाला है, आपको आइडिया है? हाँ, तो पहला होगा। तो आज के डेट पे नवनीत मुंद्रा को भी नहीं मालूम कि न्यू सिलेबस के जो सम्स होते हैं, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स एक पूरा नया पार्ट आया, तो उसमें सम्स कैसा देगा इंस्टीट्यूट, कैसे तरीके की क्लासेस मतलब सम्स पूछी जाएगी, कैसे तरीके का कंटेंट रेडी किया गया है। तो वो तो जब हो जाएगा एग्जाम, उसके बाद अपने तैयार कर लेंगे उस बात को। अभी अगर मैं इस पेपर की बात करूं, तो चाहे ये ओल्ड बोलो चाहे ये न्यू बोलो, एकदम सेम छाप दिया। मतलब बुक में एक पन्ना भी का पेज नंबर चेंज नहीं किया इंस्टीट्यूट, यानी इन लोगों ने सिर्फ कलर चेंज कर दिया। पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, अब थोड़ा पिंकिश कर दिया, लड़की लोग के लिए थोड़ा अच्छा कलर बना दिया, और बुक में कुछ चेंज नहीं किया, एक कलरफुल बुक बना दिया है अपना, और एकदम सेम विथ एक वर्ड भी, डॉट भी इधर उधर नहीं। यानी कि ओल्ड सिलेबस के कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 8 ऑफ न्यू सिलेबस इज डिट्टो सेम, नो चेंज। तो भैया जो ओल्ड सिलेबस के हमारे जो बाकी मित्रगण हैं, आप देख सकते हैं ग्रुप में 100 से ऊपर लोग हैं, तो सर यहाँ कहाँ है, वो लोग सब क्या करके रखे हैं? आधा से ज़्यादा लोग बैकअप, आधा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन में भी बैठे हैं यहाँ सब ऑनलाइन, और आधा से ज़्यादा लोग तो क्या लेके रखे हैं? GDPD सुने हो ना, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस, उनको क्या इस टर्म वाली क्लासेस मिली है, बट वही उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में। तो जितने भी ओल्ड सिलेबस वाले टॉपिक्स है, सम्स है और ज्ञान है, वही न्यू सिलेबस में एप्लीकेबल। तो इस पेपर को लेके आपको टेंशन नहीं लेना, बट आप लाइव करो, मजा करो, और मेरे से एक ही आश्वासन ले लो, 100% अगर अटेंडेंस रहेगा, 100% नहीं तो चलो
100% तो सर आप ही का नहीं रहेगा, आप छोड़िए तो। अरे वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर टोटली आप शिद्दत से क्लास करोगे ना लास्ट तक, रैंक लाने से तो रोक नहीं सकते कोई आपको, मैं गारंटी देता हूँ रैंक दिला दूंगा। बस आपको मेरा जैसा बोला हुआ है चलते रहना लास्ट तक, ठीक है। ये जो ओल्ड और न्यू में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, यानी कि सर जो पहले का ओरिएंटेशन था वही अभी का ओरिएंटेशन है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और पहले का पेपर पैटर्न और अभी का पेपर पैटर्न भी सेम है, ठीक है। अभी पहले का मतलब सर वो अभी चेंज किया वो लोग अक्टूबर में, बता दूं आपको जी। दिसंबर में जिनका जिनका एग्जाम था, जिसको किस में शिफ्ट कर दिया था, जनवरी में अचानक से, उन्हीं को अचानक से बोला गया अक्टूबर में क्या कि तुम्हारा एग्जाम अब ऑनलाइन नहीं, तुम्हारा एग्जाम अब ऑफलाइन होगा, जय माता दी जाओ। अरे ऐसे अचानक से बोल देगा, तो हम लोग जब टीच कर रहे थे फॉर दिसंबर टर्म, हमने शुरुआत में क्या बोला होगा स्टूडेंट को क्लासेस में कि ऑनलाइन के हिसाब से ऐसे पढ़ लो, ऐसे करना है, अच्छा इस सम्स को अगर ऑनलाइन आया तो क्या करना है। और अचानक से अक्टूबर में जाके हमें भी बताया जाता है क्या कि इन लोग का प्रैक्टिकल होगा, तो उस हिसाब से हमने अपना ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। बट बच्चे जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में लिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, अचानक से सर ऑनलाइन का बात क्यों कर रहे हैं, हमें तो पता है सिर्फ क्या है ऑफलाइन का एग्जाम। अरे तो वो चेंज हुआ बीचों बीच, आपका इंस्टीट्यूट एक ही चीज में पीछे है जो मैंने बोला, अपडेटिंग दी स्टूडेंट्स एज वेल अपडेटिंग देमसेल्व्स। वो लोग अपने आप को ही अपडेट लेट करता है, तो हम कौन होता है बताने वाला। क्या डन है आपको बात? जैसे अभी आपको मालूम है रिजल्ट का डेट क्या है आपके, जो कल रात को आ गया, डिक्लेयर नहीं किया शायद, 17 को आएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चा लोग का ना ग्रुप में हल्ला हो जाता, मालूम तुमको, अभी तक लोग झंडा लेके निकल जाता है यहाँ, झंडा लेके निकल जाता, अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया। हाँ कल हो सकता है अनाउंसमेंट दिया होगा, या फिर अनाउंसमेंट जिस दिन एडमिट कार्ड आया था उस दिन लिख दिया था नीचे कि 17 मार्च को आएगा अभी तक, बट वो लोग वापस से ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया। तो ये बहुत ही यही गलत साइन है कि आप बता तो दो भाई क्या होगा, हम लोग बैठे हैं आपके लिए, जब तक बोलेंगे नहीं अचानक से फिर सुबह सुबह कोई ट्वीट करेगा पप्पन भाई और ये सब कि भाई हो गया है आ गया है। एक ही जन है बेचारा करता धरता तुम लोग का, वही तुम लोग का सहारा रहेगा, देखना उसका ट्वीट तुम लोग को बचाएगा और कुछ नहीं। तो वो बेचारा बता देता है और करवा देता है। क्या संस्कार बोलो? यस सर, अंकित अनुराग संस्कार वेलकम। वीडियो है हाँ वो भी है, वो एक बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है, आप सब्सक्राइब करके रखो, हम खुद बोल रहे हैं। चलो अपने स्टार्ट करते हैं क्लास। नेवरदलेस कॉस्ट अकाउंटिंग न्यू सिलेबस 100 मार्क्स। देख सकते हो कितने मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है आपका सिलेबस। एक बार ना अपने संकर, ओके संस्कार नहीं सॉरी संकर, आओ अपने टोटल 6 मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स मतलब सर इंस्टीट्यूट के हिसाब से बात कर रहे हैं, फिर मैं अपने बुक के बारे में बात करूंगा। बहुत छोटे छोटे रूप में लिखा हुआ है। पहला मॉड्यूल का नाम क्या है बताओ तो, पहले मॉड्यूल का नाम क्या है बताओ तो, इंट्रोडक्शन टू व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग। कितना परसेंट ऑफ वेटेज है? 5%। मतलब एक बार टोटल देखो तो 40, 30 और 30 कितना होता है? 100। और टोटल पेपर भी कितने मार्क्स का है? 100। क्या सही बोल रहा हूँ? नहीं, वेरी गुड। 130 और प्लस 5 मार्क्स ऑफ शॉर्ट नोट अगेन। तो एक बार 130 के हिसाब से सोचते हैं। 130 का अगर 5% करीब करीब तुम मारो तो इट कम्स टू अराउंड 7 मार्क्स। यानी 7 मार्क्स आपका किस चैप्टर से रहने वाला है? इंट्रोडक्शन। और सर ये इंट्रोडक्शन कब पढ़ाएंगे आप? मजाक मजाक में पढ़ाएंगे, वही बेसिक्स में। बेसिक्स में इंट्रोडक्शन कवर हो जाएगा, इवन चैप्टर्स के बीच बीच में कवर हो जाएगा। सर इससे क्या आता है? प्रैक्टिकल की थ्योरी, एमसीक्यू। अपने तो थ्योरी का बात ही नहीं करेंगे, अपने किसका बात करेंगे? एमसीक्यू। यानी इससे पूरा अपना क्या आने वाला है बताओ? शॉर्ट नोट, मतलब शॉर्ट नोट सॉरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। क्या डन है बात आपको? लिखो कॉपी में, लिखो कॉपी में। ICMAI सिलेबस एंड मार्क्स ऑफ पेपर 8। ICMAI syllabus and expected marks of paper 8. रेडी? लिखो पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, मार्क्स 5 to 7। ब्रैकेट में लिख देना ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। हम इसको कैसे कवर करेंगे? लिख के रखो, इन क्लास रेफर बेसिक्स।
इसके लिए किसको रेफर करना है बोलो तो? बेसिक्स। डन डन। नेक्स्ट वर्ड क्या दिख रहा है बताओ? नेक्स्ट वर्ड क्या दिख रहा है बताओ? कॉस्ट असेंटेनमेंट ऑफ व्हाट? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी वो पदार्थ, एलिमेंट मतलब समझते हो हिंदी में क्या बोला सुने? पदार्थ। साइंस में पढ़ते थे ना पहले पदार्थ। अरे अपने लोग का भी पदार्थ से बने ना, अपने सेल्स है अपने अंदर, पानी है अपने अंदर, वैसे ही पदार्थ होता है। कॉस्ट के भी पदार्थ है, कॉस्ट भी कोई पदार्थ से बना है। तो जितने पदार्थ से कॉस्ट बना है उस वाइज कॉस्ट को बांटा जाता है। और उसमें टोटल कितना नंबर का आ सकता है देखो? 15%, यानी अराउंड 15 से 20 नंबर तक चला जाएगा ये। तो आप लिखो इस चैप्टर से आपको कितना देखने मिलेगा? 15 से 20। क्या लिखोगे बोलो? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। हेडिंग क्या दोगे? नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। और उसमें कितना लिखोगे बोलो तो? 15 से 20 नंबर। सर इसमें टोटल कितने चैप्टर्स है ऐसे देखा जाए तो? 4। हेडिंग देंगे एक एक करके। अपने बुक का चैप्टर नाम आपको क्या क्या दिखेगा इससे एरो देके? क्या ये पूरा प्रैक्टिकल रहेगा? क्या ये पूरा प्रैक्टिकल रहेगा? हाँ मिक्स रहेगा, बट इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे लिखो। इससे कितने क्वेश्चंस आएंगे लिखो? 7 + 8। मैं एकदम आपको पेपर पैटर्न बोल रहा हूं, पक्का ऐसे आएगा। 7 + 8। 7 से एरो निकालोगे, 7 + 8। 7 से एरो निकालोगे, m/l, m/l। और 8 से एरो निकालोगे और लिखोगे OH। सर ये क्या करवा रहे हैं आप? रुको तो। 7 से एरो निकालोगे और लिखोगे m/l, और 8 से एरो निकाल के लिखोगे OH। लिख लिया सबने? कितना नंबर होता है ये? 15। सर बट 20 नंबर है, तो 3 से 4 से 5 नंबर क्या रहने वाला है बोलो? इससे भी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। सर ये क्या रहने वाला है? पूरा का पूरा क्या बोलो? प्रैक्टिकल। पूरा का पूरा क्या? प्रैक्टिकल। सर इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर, जैसे कि नाम है। क्या क्या चैप्टर्स है सर? M स्टैंड्स फॉर मटीरियल, M स्टैंड्स फॉर मटीरियल। तो लिखो चैप्टर नेम इन आवर बुक। क्या है इसका चैप्टर? क्या नाम है? मटीरियल। मटीरियल चैप्टर का नाम क्या होगा? मटीरियल। सेकंड, L स्टैंड्स फॉर लेबर, L स्टैंड्स फॉर लेबर। दिख रहा है आपको? एम्प्लॉय कॉस्ट। लेबर के साथ साथ लिख दो एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है अलग से और ना कोई सम्स है, तो इसके साथ साथ लिख दो डायरेक्ट एक्सपेंस। दिख रहा होगा आपको अगला नाम। और लास्ट नाम लिखो तीसरा चैप्टर, बताओ कौन सा? OH का फुल फॉर्म ओवरहेड्स। क्या बुलाते हैं उसका फुल फॉर्म को? ओवरहेड्स। तो बताओ अल्टीमेटली क्या बोलना चाहा मैंने इस बात से? इस सेकेंड नंबर जो स्टडी मॉड्यूल है आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से, वो हमारे बुक में कितने चैप्टर्स में फैला हुआ है? जल्दी से बताओ। 3। क्या क्या क्या? मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तो लेबर के साथ आ गया, और ओवरहेड्स। ये अपना पूरा एक जगह पे फैला हुआ है। इससे पूरा 15 नंबर का एक सेट आएगा। ये समझ में आया? क्योंकि 15 नंबर है, 15 नंबर का एक सेट इससे आता है, जिसमें मटेरियल और लेबर में पता है हर ऑल्टरनेटिव टर्म पूछता है। एक टर्म में अगर मटेरियल पूछ लेगा तो अगले टर्म में लेबर। जैसे आप बचपन में 11-12 में नहीं करके जाते थे रे कि ये पोएम आ गया, इस बार ये पोएम नहीं आएगा, बस वैसे ही इसमें होता है। अगर लास्ट टर्म में मटेरियल आ गया, तुम्हारे टर्म में लेबर आएगा, लेबर आ गया, मटेरियल आएगा। ये लोग ऐसे ही करता। तो ये मटेरियल लेबर के साथ खेलता है लोग, बट एक फिक्स क्वेश्चन है क्या? हर टर्म में ओवरहेड्स। क्या बोलो, ये बात समझ में आ रही है आपको? पक्का है एवरीबॉडी? ठीक। हम भी अपना सिलेबस पैटर्न पूरा इसी फ्लो में चलाएंगे। डन है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा दिख रहा है आपको? मॉड्यूल नंबर 3, जिसमें क्या दिख रहा है आपको? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या होता है सर? देखो कॉस्ट के पीछे भी तो कुछ नियम कानून होगा, कॉस्ट निकालने का भी क्या होगा? कुछ नियम कानून, कुछ स्टैंडर्ड होंगे कि यार ऐसे नहीं कोई बोल देगा हम ऐसे करेगा और कोई बोल देगा हम इस तरीके से बनाएगा। सबके ऊपर कुछ निर्धारित क्या बताया गया है? नियम कानून। स्टैंडर्ड्स मतलब क्या होते हैं? नियम कानून। तो वो नियम कानून है। जैसे आप अकाउंट्स में भी सुने होंगे, अविनाश सर्कल बोले होंगे, AS क्या होता है? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसके बेसिस पे अकाउंट्स बनता है। वैसे जिसके बेसिस पे कॉस्ट निकलता है उसको क्या बुलाते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कितने नंबर का दिख रहा है आपको बोलो तो? कितने नंबर का दिख रहा है बोलो तो? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिर्फ 1 से लेके 24 है।
सिर्फ बोलते हैं सर इसमें कितना ज्ञान है, इससे और इससे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आता है मालूम, एक थ्योरी क्वेश्चन जो मैंने बोला ना पीछे जो रहता है आपके 8 नंबर का और 2 MCQ। तो इस चैप्टर से आप एरो निकालोगे और क्या लिखोगे, लिखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से 10% यानी कितना मार्क्स, 10 मार्क्स, और उस 10 मार्क्स में 8 मार्क्स विल बी व्हाट, शॉर्ट नोट यानी थ्योरी, 8 मार्क्स विल बी व्हाट, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, और 2 मार्क्स विल बी व्हाट, बोलो वही MCQ या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सर जनरली ये चैप्टर पूरा थ्योरी हो गया, हाँ, और इसको हम लास्ट में करते हैं। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम एक तो क्वेश्चन छोड़ेंगे ही, 2 छोड़ना है ऐसे तो ये तो पक्का छोड़ते हैं, क्योंकि 24 स्टैंडर्ड्स याद करके जाना इट्स नॉट वर्थ इट फॉर 1 क्वेश्चन मेरे हिसाब से। बाकी आप भी बोलोगे कि भैया सिलेबस है पढ़ाना पड़ेगा, अरे पढ़ाने का बात ही नहीं है, तुम खुद बोलोगे भैया हम जितना टाइम इसमें इन्वेस्ट करेंगे उससे अच्छा हम 2 सम्स और बना लेते ना, दूसरा चैप्टर का प्रैक्टिस कर लेते, तो एग्जाम में हमको इसका दरकार ही नहीं पड़ता। और 100% ऑफ द क्राउड ये छोड़ के जाते हैं, तो तुम कौन सी खेत की मूली वो देखते हैं। तो अभी बात नहीं करेंगे इसके बारे में, आप चिल करके अभी लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट बताओ क्या है, मॉड्यूल नंबर नेक्स्ट बोलो, कॉस्ट बुक कीपिंग। अरे ये तो पढ़ा हुआ रे, बुक कीपिंग बचपन में था क्या रे, बुक कीपिंग बोल के अकाउंट्स पढ़ते थे ना, तो वैसे ही कॉस्ट बुक कीपिंग है, जो कितने नंबर का है बोलो तो, कितने नंबर का है, 10 नंबर अगेन। यानी सर इससे कितने नंबर का आता है, लिख के रखो, इससे कितने नंबर का आता है, 8 मार्क्स प्रैक्टिकल, 8 मार्क्स प्रैक्टिकल प्लस अगेन 2 मार्क्स ऑफ क्या रहेगा, 2 to 3 मार्क्स क्या रहेगा बोलो, MCQ, 2 to 3 मार्क्स MCQ, 2 to 3 मार्क्स MCQ। ये जो मैंने आपको बोला कितना बोलो तो 8 मार्क्स का क्या रहेगा, प्रैक्टिकल। ये अपने बुक में कितने चैप्टर्स में फैला हुआ है, लिखो इससे 2 चैप्टर्स है, यानी 2 आ सकता है, 2, ये जो 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल किए ना उससे 2 चैप्टर आ सकता है। एक कॉस्ट शीट, सुना होगा आपने ये पहले भी, क्या बनाना, कॉस्ट शीट। क्या ये आपके फाउंडेशन लेवल पे भी अविनाश सर बताते थे, हाँ, मतलब फाउंडेशन लेवल पे अकाउंट्स में ये पार्ट था आपका 20 नंबर का कॉस्ट, वहाँ आपने ये सुना होगा, और नहीं तो बीकॉम किए हुए तो कॉस्ट शीट तो सुने हुए ही होंगे होपफुली। और दूसरा रहता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट शीट, और दूसरा वर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, क्या डन है बात आप लोगों को। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वाला पार्ट है ये भी प्रैक्टिकल है और ये भी प्रैक्टिकल है, यानी ये अकाउंट्स बनवाता है और ये क्या बनवाता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट। डन है, ये हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हमेशा, क्योंकि ये बेस है जिससे हम कॉस्ट शीट सीखेंगे कि स्टेटमेंट में कैसे खर्चों को लिखते हैं, और उसके बाद हम एक एक खर्चों के बारे में जानेंगे, मटीरियल, एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स एंड ऑल। क्या डन है बात आपको। और लास्ट चैप्टर में करवाता हूं क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। क्यों, स्टार्ट कॉस्ट शीट से करेंगे जो कि एक कागज में लिखा जाता है बात, और उसको कागज को किस में लिख देना, अकाउंट्स के तरीके से, डेबिट क्रेडिट, जो आपको अकाउंट सर सिखाते हैं ना, डेट पर्टिकुलर्स, उन सब चीज को थोड़ा कंक्रीट शेप देना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो बीच में सारे बाकी के चैप्टर्स करेंगे और लास्ट में जाके ये बात सीख लेंगे। क्या डन है आपको बात। नेक्स्ट नेक्स्ट यानी इससे या इससे एक सम्स आता है, डन। नेक्स्ट पार्ट इज योर न्यू सेक्शन, कितना नंबर सेक्शन बोलो, सेक्शन बी, जिसमें पूरा क्या है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसका वेटेज देख रहे हो कितना है, 30%। 30% मतलब समझ रहे हो, 35 से 40 नंबर, वही 130 के हिसाब से कितना, 35 से 40 नंबर। लिखो 36 to 40 मार्क्स, 36 to 40 मार्क्स, 36 to कितना मार्क्स, 40 मार्क्स। कौन सा हेडिंग दिए हो, नेक्स्ट बोलो, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, 36 to 40 मार्क्स। सर इससे क्या प्रैक्टिकल थ्योरी क्या रहने वाला है, ऑफ कोर्स क्या रहेगा, प्रैक्टिकल, थोड़े बहुत MCQ में भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लिख लो 35 मार्क्स अराउंड क्या रहने वाले हैं, 35 मार्क्स अराउंड क्या रहने वाला है, प्रैक्टिकल, 4 से 5 नंबर क्या रहने वाला है, MCQ। 35 मार्क्स प्रैक्टिकल, 4 to 5 मार्क्स MCQ। सर इसमें हमारे सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स है आप बता सकते हो, लाइन से लिखोगे, डॉट डॉट दे दे के, मतलब एक एक बुलेट बनाओगे और जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखोगे। लिखो प्रोसेस कॉस्टिंग,
स्लैश बुलेट बना के प्रोसेस कॉस्टिंग स्लैश जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग स्लैश जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग स्लैश जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। अगला लिखना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अगला लिखना ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग। और लास्ट लिखना जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। हर एक से आपको कितने चैप्टर सम्स देखने मिलेंगे? एक, हर एक से, यानी इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका एक एक सम्स पक्का रहेगा, 7 से 8 नंबर। तो अगर वो आप इंटू करते हो 7 इंटू 5 कितना होता? 35। देख लो वो आ रहा है, क्योंकि प्रोसेस, जॉइंट बाई, कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेशन और जॉब एंड बैच में टोटल हो गए 6 चैप्टर, जिसमें से 5 क्वेश्चन पक्का आते हैं। अब कोई टर्म में जॉब और बैच दोनों अलग अलग कर देता है, कोई टर्म में प्रोसेस और जॉइंट बाई अलग अलग करके आपको 5 क्वेश्चन बना देता है। बट अब ये 6 चैप्टर से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 5 प्रैक्टिकल। एक एक चैप्टर से एक एक सम्स पक्का आएगा, पक्का, कोई रोक नहीं सकता। और मैं इवन ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर के संग इस चैप्टर का सेट आता है। मतलब अगर 2 का ए ये है तो 2 का बी ये है, 3 का ए ये है तो 3 का बी इस सम से होगा। तो तुमको एक एग्जाम हॉल में जाने से पहले तुमको पता है कि हमको पेपर खोलते ही 3 नंबर क्वेश्चन देखना है, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मेरे को मालूम है उसमें जो दोनों क्वेश्चन आने वाला है वो हमको कुछ भी आ जाए हमको आता है, तो हम सम स्टार्ट ही उससे करेंगे। समझ गए आप मेरा बात? तो वो आपको सब सिखाया जाएगा। एक बार इनका ओवरव्यू लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस कॉस्टिंग? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? वर्ड से क्या लग रहा है? मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इसलिए वर्ड कॉस्टिंग जुड़ गया लास्ट में। मतलब क्या? तरीका है क्या करने का। मेथड मतलब क्या है? तरीका है क्या करने का, कॉस्ट निकालने का, है ना, वैल्यू करने का कोई भी गुड्स को। बताओ प्रोसेस वर्ड से क्या लगता है आपको, क्या समझ में आता है? एकदम इंटरेक्ट करो, एकदम चिल होके सोच के कि भैया हम अपने हिसाब से आपको बताएंगे प्रोसेस कैसा होता है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? ऐसा क्या हुआ जो इसको एक चैप्टर बनाना पड़ा? प्रोसेस में क्या दिक्कत होता है या प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना तो एक सिंगल प्रोसेस होता है। प्रॉब्लम क्या होता है? एक एग्जांपल लेता हूँ। शुगर बनता है, शुगर जानते हो, चीनी खाते हो, सभी खाते हैं चीनी, बहुत शौक से खाते हैं सरम चीनी। चीनी बनने में आपको मालूम है क्या ऐसा है, शुगर केन लाया तोड़ के और मशीन में डाला और ये चीनी बरसने लग गया, ऐसे होता है? चीनी बरसने लग जाता है क्या? कि कुछ प्रोसेस होता होगा। प्रोसेस होता होगा मतलब शुगर केन पहले क्या किया जाता होगा? हार्वेस्ट, यानी काटा जाता है। शुगर केन काट के उसका जूस निकाला जाता है कि नहीं? जूस को थोड़ा ठंडा करके उसको एक क्रिस्टल का शेप दिया जाता है, आपको मालूम है? उसको प्यूरीफाई किया जाता है। प्यूरीफाई मतलब समझते हो, जैसे पानी प्यूरीफाई होके आता है ना, तो जूस में क्या होता है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उस सब में जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको निकाला जाता है, और जितने प्योरिटी पार्ट है उसको निकाला जाता है। फिर उसको फ्रीज किया जाता है, यानी क्या किया जाता है मालूम? ठंडा में रखा जाता है, जिससे वो एक पत्थर का शेप ले लेगा। जैसे ही वो पत्थर का शेप ले लेगा, उसको हथौड़े से या फिर कोई मशीन से क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा, और पर्टिकुलर शेप में बनता है क्या? आपका चीनी। तो चीनी बनना ऐसा थोड़ी है कि शुगर केन डाला और निकल गई। राहुल गांधी थोड़ी है अपने कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो अपने को तो मालूम है ना कि कोई तरीका होगा कोई काम को करने का। तो जहां डिफरेंट तरीके होते हैं काम को करने के, वहां क्या लगता है? प्रोसेस। बट हर जगह ये जरूरी नहीं है लगता हो, क्योंकि जैसे शर्ट बना रहे हैं, शर्ट बनाने में क्या प्रोसेस लगता है? कोई प्रोसेस नहीं लगता है। फैब्रिक लाया, कटिंग किया, माल रेडी, करेक्ट? It does not involve series of what processes, whereas sugar बनने में सीरीज ऑफ क्या लगता है? प्रोसेसेस। तो कौन से इंडस्ट्री में सर हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं? जहां क्या हो, एक सीरीज ऑफ प्रोसेस, लाइक शुगर बनना, लाइक टी बनना। चाय पत्ती इतना आसानी से नहीं बनता जो तुम भड़ाक से पी लेते हो, मम्मी सुबह 2 मिनट में बना देती है। उसको अभी बनने में, चाय पत्ती बनने में बहुत प्रोसेस इन्वॉल्व है। क्या बोलो, लॉजिक क्लियर है आपको? क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर? अगला इसके साथ साथ चैप्टर का नाम क्या है? जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। क्या समझते हो? अब बताओ, अब समझ जाओगे। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट सोचो क्या नाम से ट्राई लो। जॉइंट एंड बाई, जॉइंट, जॉइंट, जॉइंट वो नहीं,
तुम लोग उल्टा पुल्टा ज्वाइंट मत समझना है। ज्वाइंट मतलब बताओ क्या लग रहा है, बोलो, ट्राई लो। अच्छा, मतलब हम कुछ बनाना चालू किए बट उसके साथ साथ अचानक चुना या फिर जानबूझ के ही एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन गया। जैसे आपको बताता हूं, जब आप क्रूड ऑयल समझते हो, क्रूड ऑयल तेल को जब प्रोसेस करते हो तो पेट्रोल भी निकलता है उसी से। अच्छा, उसी से डीजल निकलता है, मतलब एक ही प्रोसेस से कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं। लाइक पहला क्या बोला, पेट्रोल, और क्या बोला, डीजल, और पता है कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, केरोसिन टाइप, ग्रीस, ये सब जो छोटे छोटे एलिमेंट टाइप के निकलते हैं ना, उनको हम बोलते हैं वो सब ग्लिसरीन, ये सब निकलते हैं जो बाई प्रोडक्ट टाइप के बात हो गए। तो भैया ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, अल्टीमेटली इट कैन ईल्ड सिंगल प्रोडक्ट और क्या, मल्टीपल प्रोडक्ट आएगा तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करे, उसकी कॉस्टिंग कैसे निकाले, वो कौन से चैप्टर में सीखेंगे, बोलो कौन से चैप्टर में सीखेंगे? ज्वाइंट एंड प्रोसेस में सीखेंगे पहले तो वो होता कैसे है, लास्ट में जाके अगर 2 प्रोडक्ट निकल रहा है तो उसमें कैसे खर्चा बांटे, वो हम ज्वाइंट एंड बाई में सीखेंगे। सिंगल प्रोडक्ट निकल रहा है तो खर्चा बांटने का सवाल नहीं उठता, बट अगर डिफरेंट प्रोडक्ट निकल रहा है तो खर्चा आपस में बांटना भी तो होगा, तो उसको सीखेंगे। समझ रहे हो सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, चैप्टर का स्कोप क्या है? नेक्स्ट चैप्टर क्या दिख रहा है, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या देते हो आप बताओ? आप जनरली कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कब यूज करते हो? एक ट्राई लो, एक कॉन्ट्रैक्ट कब वर्ड यूज करते हो? लॉ का बात मत करना सर, जब भी कोई एग्रीमेंट बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट, फिर यही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कब यूज होता है, सोच के बताओ। धंधा में, ओके, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आप तब बोलते हो क्या जब आप एक लंबे समय तक का कोई काम देते हो उसको, कि भैया इसको हम कॉन्ट्रैक्ट में दे दिए हैं, वो समझेगा ये काम कैसे होगा। और वहीं उसी काम को अगर शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं ना तो उसको जॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो तो? जॉब। जॉब और कॉन्ट्रैक्ट सिनोनिम है, बट जॉब हो गया शॉर्ट पीरियड के लिए और कॉन्ट्रैक्ट हो गया लॉन्ग पीरियड के लिए। दिख रहा है आपको दोनों चैप्टर का नाम, जॉब, और एक क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। जॉब का कुछ एग्जाम्पल देखता हूं, लड़की लोग इंटरेस्टेड होंगे आप। ज्वेलरी डिजाइनिंग, क्या वर्ड बोला सुने? ज्वेलरी डिजाइनिंग। ज्वेलरी डिजाइनिंग एक क्या होता है, क्या कस्टमाइज्ड काम है कि स्टैंडर्डाइज्ड काम है? समझते हो क्या वर्ड बोला मैंने? कस्टमाइज्ड और स्टैंडर्डाइज में क्या डिफरेंस है, बोलो? कस्टमाइज मतलब क्या, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कि एक स्टैंडर्डाइज्ड काम है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो उस केस में क्या करते हैं हम, जॉब वाइज काम करते हैं। कि मैडम आई, बोली कि मैम सर मेरे को ना इस तरीके का ज्वेलरी चाहिए, इधर ये होना चाहिए, मोती ऐसे बनाइए, इतने भरी का सोना ला लिए। तो ये जो करके हम बनाते हैं, ये क्या साल भर से ज़्यादा लगेगा कि जल्दी हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जॉब कॉस्ट। अच्छा, क्या मैं मैम को पहले से प्राइस बता देता हूं कि आपको जो भी चाहिए इतना पड़ेगा, कि पहले उनका रिक्वायरमेंट सुनता हूं? पहले आप उसका रिक्वायरमेंट सुनते हो ना, फिर बोलते हो ना क्या दाम पड़ेगा मैं बताता हूं, पहले आपको चाहिए क्या भाई, ये तो बताओ। आप बोल दोगे कि हम बोल देंगे पहले 60,000, फिर आप बोलोगे इसमें 50 किलो सोना डाल दो, मतलब घर लूट जाएगा भाई मेरा। 50 किलो किसको बोलते हैं? तो सर ठीक से बोलिए, 50 ग्राम बोल दीजिए, 50 वो भी बहुत होता है। हाँ, हम बता रहे हैं आपको कि ऐसे थोड़ी अनाप शनाप चीज कोई बोल देगा। तो हर एक चीज का क्या होता है, जॉब वाइज काम। तो हम इसको प्राइस कोट करने से पहले हमको इनके लिए अलग से कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, जॉब वाइज की, मैम का अलग, सर का अलग, मैम का अलग। करेक्ट एवरीबडी? इस तरीके से हम इसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग, जहां हम आदमी के हिसाब से, यानी एक एक काम के हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, ना कि एक प्रोसेस है। तो सर कहां पे आपको डिपेंड नहीं करता है जॉब पे? एकदम सीधा एग्जांपल अगेन, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग। शर्ट मैन्युफैक्चरिंग को इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये कस्टमाइज नहीं बनता, ये क्या बनता है, स्टैंडर्डाइज्ड। एक ही साइज का 10 शर्ट निकाल दिया जाता है और एक साथ 1000 शर्ट बनता है। एक मशीन में जाता है, माल बनना स्टार्ट होता है, और एक शेप में, एक साइज में, एक ही चीज का बनता है। हाँ, उसमें डिफरेंट कलर बन जाता है, लोगो लगाने का जगह एक ही। आप उसमें नहीं बोल सकते हमको पॉकेट यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, हम सलमान खान का फैन है, हमको बटन 2 खुला चाहिए। अरे वो तो तुम खोल लेना भाई जब पहनोगे, बट वो तुमको 2 बटन छोड़ के नहीं देगा, वो तुमको 2 बटन लगा के ही देगा। तुमको 2 बटन खोलना है, अपना खोल के चलो। क्या शर्ट बनने का एक प्रॉपर तरीका है कि वो चेंज होगा? चेंज नहीं होगा वो। उसको क्या बुलाते हैं मालूम? बैच कॉस्टिंग। उसी को क्या बुलाते हैं बोलो? बैच कॉस्टिंग। जहां क्या बनता है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। क्या बनता है? तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट को प्राइसिंग करने का तरीका पक्का क्या होगा? अलग।
और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को अलग तरीका, जिसको बोलते हैं जॉब। अब यही जॉब अगर 1 साल से लंबा समय लेता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे देते हैं। जैसे बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, शिप बना रहे हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं, ये सब जो बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आप सुने होंगे, इसमें क्या बोलते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग सुनिए ना, घर का कभी इंटीरियर डिजाइनिंग सुनते हो ना, कि भैया घर का अपने काया पलट करने वाले हैं, फर्नीचर बनवाना है। आज अगर वही काम तुम्हारा साल भर से ज़्यादा टाइम लगता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, और अगर वही साल भर के अंदर होता है तो वो आपको बता देता है रफली कितना लगेगा, हम 6 महीने में आपका घर तैयार करके दे देंगे। बट अगर वही काम 2 साल लग रहा है, 3 साल लग रहा है, पूरा बिल्डिंग खड़ा कर रहा है, साथ में इंटीरियर्स भी बना रहा है, तो उसको क्या बुला देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो वहाँ तो सीखना बहुत अच्छा होगा ना कि सर हर साल का इफेक्ट आप कैसे लेते होंगे अपने कॉस्टिंग में। वो आदमी जिसको पता कैसे है कि 3 साल का क्या दाम होने वाला है, वो आपको एक एस्टिमेट दे के रखता है ना कि मोटा मोटी इतना खर्चा पानी लगेगा, हम आपसे 40 लाख रुपया लेंगे, 50 लाख रुपया लेंगे घर बनाने का, 1 करोड़ लेंगे। तो कैसे बोलता है वो 1 करोड़, वो निकालना सीखेंगे। बोलो डन हो रहा है क्या बात? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और क्या लिखा बताओ वर्ड? जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। एक वर्ड और रह गया, बताओ क्या? ऑपरेशन और क्या? सर्विस। द ओनली चैप्टर इन योर सिलेबस, द ओनली चैप्टर इन योर सिलेबस जो सर्विसेज के ऊपर बात करता है। बाकी सारे चैप्टर्स पता है प्रोडक्ट के ऊपर बात करता है। सर्विस जैसे कि आप यहाँ कैसे आए हैं, बस से, ऑटो से, मेट्रो से, है कि नहीं? ये सब कन्वेंस लेके आए हैं। बस वाला आपसे भाड़ा लेता है, आप बस का क्या यूज कर रहे हो? खरीद लिए हो, बस को खरीद लिए हो। हाँ, ऐसे ऐसे सो के आते हो, पूरा मेरा है, हम उठेंगे ही नहीं, जाओ। कि आपको अपना सीट जब मिलेगा तो बैठोगे, वरना सीट लटक के ही आओगे, है ना? बस खरीदते थोड़ी है, बस का सर्विस यूज करते हैं। फ्लाइट में उड़ते हैं तो क्या लेते हैं? उसका सर्विस यूज करते हैं, खरीद थोड़ी लेते हैं। क्लास में जो पढ़ रहे हो, हमको खरीद लिए हो नहीं ना, मेरा क्या यूज कर रहे हो? सर्विस यूज कर। तो एडुकेशन लाइन, हॉस्पिटल लाइन, होटल्स बिजनेस, होटल में जाते हो क्या खरीद लोगे? पूरा रूम का भाड़ा दियो, यानी क्या कियो, 1 दिन के लिए वहाँ स्टे सर्विस लियो, फूड सर्विस लियो। तो ये जो सर्विसेज आप लेते हो, इनके केस में कैसे कॉस्टिंग की जाती है, वो इस चैप्टर में सीखेंगे, जिसमें आपके सिलेबस में बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है। ऐसे तो सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 है। क्या क्या क्या? ट्रांसपोर्टेशन, और क्या दिख रहा है? होटल, और एक क्या दिख रहा है? हेल्थ केयर। इन्हीं से समझाता है आपके सिलेबस में। क्या डन है आपको बात? क्या सारे चैप्टर्स का एक आपको थीम मिल गया कैसे पढ़ने वाले हैं हम? सर ये पार्ट हम कब चालू करेंगे? जैसे ही हम एलिमेंट वाइज कॉस्ट सीख लेंगे वो तीनों, अगला टॉपिक अपने ये पकड़ते। क्या डन है आपको बात? लास्ट पार्ट इज व्हाट? वर्ड पढ़ो, कॉस्ट अकाउंटिंग व्हाट? टेक्निक्स। खास बात बताता हूं, ये जो चैप्टर है जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, ये जो मॉड्यूल है जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, ये आपके लिए ग्रंथ से कम नहीं है। ग्रंथ मतलब समझते हो, एकदम पूरा एकदम ज्ञान से भरा हुआ चैप्टर है। क्यों पता है? ये पूरा का पूरा ग्रुप 2 में जो एक पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें दोबारा से सेम नाम, सेम कॉन्सेप्ट, सेम सम्स आएगा। और वो भी वहां कितने नंबर का आइडिया है? 100 नंबर के पेपर में ये 3 चैप्टर 50 नंबर। कितने नंबर का है? 50 नंबर। अभी कितने नंबर का है चेक करो, 30 से 34 नंबर के करीब। यानी अभी भी आपका ये सम्स पता है 2 आएगा इससे। 2 मतलब 2 सेट आएगा, यानी 15 और 15, यानी कितना? 30 नंबर पक्का इससे क्या आता है? प्रैक्टिकल। किसमें? ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में वापस से यही 3 चैप्टर कितने नंबर का बन जाएगा? 50 नंबर। यानी हर एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन दोबारा। सर कुछ नया बात तो होगा? कुछ नया बात नहीं, सेम। तो सर ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 साथ में ही हो गया हमारा। तो हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये 3 चैप्टर कॉमन होते हैं, इसीलिए हम ये 3 चैप्टर को कहाँ रखेंगे? लास्ट के साइड, जब आप लोग क्या चालू करने वाले होंगे अपना ग्रुप 2 की पढ़ाई। तो ये एक ब्रिज है जो आपको ग्रुप 2 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिलेबस में लेके चले जाएगा। तो हमारा भी फ्लो ऑफ टीचिंग ऐसे ही जाएगा। हम पहले कॉस्ट शीट पढ़ेंगे, फिर एलिमेंट वाइज कॉस्ट पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ेंगे, और लास्ट में जाके हम क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें टोटल कितने चैप्टर्स दिख रहे हैं सर? 3। लिखो लास्ट हेडिंग क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स कितने मार्क्स का रहेगा सर? लिखो
32 to 35 मार्क्स, 32 to 35 मार्क्स, जिसमें 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, 2 to 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, 2 to 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स, 2 to 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स। डन। 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में कितने चैप्टर्स है बच्चा लोग? 3 चैप्टर है, बुलेट दे के। पहला चैप्टर का नाम लिखेंगे बजट, जो हम लाइन से पढ़ेंगे। क्या लिखोगे बोलो? बजट। दूसरे चैप्टर का नाम लिखोगे मार्जिनल कॉस्टिंग, दूसरे चैप्टर का नाम लिखोगे मार्जिनल कॉस्टिंग, और तीसरे चैप्टर का नाम लिखोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इस पूरे से कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं? 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। लिख लो, 3 से कितने रहने वाले हैं? 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मतलब सर किससे 2 आएगा? वो कभी भी किसी से भी दे देता है, कभी स्टैंडर्ड से 2 दे देता है, कभी मार्जिनल से 2 दे देता है, बट हर एक से एक तो पक्का है, एक एक्स्ट्रा कोई भी चैप्टर से आ सकता है। तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा? बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद ये किसको लिंक करवा देगा? सीधा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे ही मैं ये सब्जेक्ट करवाता हूँ, ये पार्ट करवाता हूँ, मैं ग्रुप 2 वाले लोग को भी एंट्री करवा देता हूँ और बोलता हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि कॉमन पार्ट है। इवन मेरे बुक में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ये पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं सेम सम्स के साथ, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपका वहाँ पे भी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा। तो जैसे ही ये 3 चैप्टर कंप्लीट होगा, हम फिर बाकी का मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। क्या बोलो, डन है क्या बात आप लोगों को? जितने लोग भी बहुत ग्रुप देने की आशा में हैं या बाद में सोचेंगे, उनके लिए ये बात था। बाकी ग्रुप 1 में तो है ही, बट बोल के क्या रखा है मालूम? ग्रुप 1 में कि हम बेसिक बात पूछेंगे, और ग्रुप 2 में क्या बोल के रखा है मालूम? हम एडवांस्ड बात पूछेंगे। वैसे बेसिक और एडवांस बोल के दुनिया में कोई चीज नहीं होता मेरे लिए, और ना आपके लिए होने दूंगा। एवरीथिंग इज बेसिक फॉर एवरीबडी इफ यू अंडरस्टैंड इट, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट देन द बेसिक इज ऑल्सो एडवांस्ड फॉर एवरीबडी। तो बेसिक और एडवांस में आपका इंस्टीट्यूट सेग्रीगेट करता है टॉपिक को, मैं उसको एक ही मानता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो एडवांस प्रॉब्लम भी बेसिक लगेगा, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो बेसिक प्रॉब्लम भी एडवांस्ड लगेगा। क्या डन है आपको बात? तो ये था अपना पूरा सिलेबस पैटर्न। क्या आपके पास मेरी किताब है ग्रुप 1 की? कोई लाया है क्लास में? एनीबडी लाया है तो निकालो, या जो लोग नहीं निकाले वो यहाँ से देखेंगे। एक बार कंटेंट पेज निहारेंगे और खोजेंगे जो अभी लिखवाए, क्या सब मिल रहा है इधर? ये रहा मेरे बुक का कंटेंट पेज, कुछ 213 पन्ना तक टना है, कुछ वॉल्यूम 1, इसका नाम है वॉल्यूम 1 बुक का, यानी मेन मैट, जिसमें मैं अपने क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्या इसमें जितने चैप्टर्स लाइन से देखो मिल रहे? क्या आपको इस चैप्टर्स के नाम अभी मैंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब बता दिया? इंस्टीट्यूट के किताब में ही है और यही सब अपने किताब में, चेक करो। कॉस्ट शीट, बजट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, प्रोसेस, जॉइंट बाय मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट बैच, सर्विस, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। क्या यही कुछ चैप्टर्स है? हम सबसे पहला चैप्टर आपका क्या पढ़ाएंगे बोलो तो? कॉस्ट शीट, और उसके बाद हम सीधा जंप करेंगे मटेरियल, फिर लेबर और फिर ओवरहेड। ओवरहेड्स के बाद हम, याद है आपको बोले थे किस में जाएंगे? प्रोसेस एंड जॉइंट बाय, फिर जाएंगे किस में? जॉब कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट बैच, सर्विस, और 10th नंबर चैप्टर क्या रहेगा अपना? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। फिर हम ये सेक्शन चूज करेंगे जो कि किस पे निर्धारित है बोलो? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। यानी टोटल अपने किताब में कितने चैप्टर्स हो गए बोलाओ तो? 13 चैप्टर्स। यानी ये पूरा सिलेबस आपका 13 चैप्टर्स में कवर्ड है। सर इसके अलावा थ्योरी, वही मैंने बोला, एक और किताब आपको मिला है जिसका नाम है डे बिफोर एग्जाम बुक। मिला है ना? डे बिफोर एग्जाम बुक, जिसमें समरी है और थ्योरी टॉपिक्स है। तो उसमें पूरा थ्योरी और समरी कवर्ड है जो आपको एग्जाम से पहले घुमा के जाना है, इसलिए उसका नाम भी क्या है? डे बिफोर एग्जाम। हर चैप्टर के एंड में मैं वो बुक मंगवाता हूँ और आपको उससे पूरा समझा के वापस से आपको 1-2 सम्स और इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस कराता हूँ। एक और खास बात आपको दिखा होगा,
आपको एक वॉल्यूम 2 बोल के एक किताब मिला होगा, मिला है सबको? उसमें देख रहे हो कॉपीराइट नीचे दिया हुआ है सीएमए इंस्टीट्यूट हर बुक में। वो मेरा बुक नहीं है, वो बस मैंने अपना नाम छाप दिया, मैं खुद लिखा हूँ उधर नीचे कि इसमें तो मैंने सिर्फ क्या किया है, इंस्टीट्यूट के जो वेरियस रिसोर्सेज थे ना उन सबको इकट्ठा करके आपको दे दिया। यानी क्या, हमारे किताब में ऑलरेडी स्टडी मैट कवर्ड है, हमारे किताब में ऑलरेडी अच्छे अच्छे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस कवर्ड है, बट व्हाट अबाउट एमटीपीज, व्हाट अबाउट बिट क्वेश्चंस, व्हाट अबाउट पास्ट ईयर पेपर्स और भी जो हैं वो सब हमने किस में कवर कर दिया, वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 2 में आपके 3-4 टर्म के पेपर, 3-4 मॉक टेस्ट पेपर और 3-4 टर्म के बिट क्वेश्चंस, ये सारे कवर किए गए। तो वॉल्यूम 2 आप जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको टास्क देता रहूंगा कि ये पर्टिकुलर 2 सम्स आपको नेक्स्ट डे होमवर्क बना के आना है और आपको दिखाना है। वॉल्यूम 2 के किताब में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, वॉल्यूम 1 के किताब में आपको कहीं भी आंसर का एक रू भी नहीं मिलेगा। सर क्यों सर? मेरे साथ साथ बनाओगे, यानी 100% क्लास में अटेंडेंस देना होगा और साथ साथ में चलते रहना होगा। होमवर्क हमेशा जितना दिया जाए बना के आइएगा, चाहे ना बने चाहे गलत बने, ट्राई हमेशा कीजिएगा। ये आदमी आपको एक ही काम सिखा देगा, कोई भी चीज़ को पढ़ते कैसे है वो सीख लिए, काम खत्म, काम खत्म। क्या डन है आपको बात? इस तरीके से मैंने आपको 3 किताब दिया, बट सर अब वापस से नए नए सम्स आने वाले होंगे। यस, इस बार जो एग्जाम होगा उससे अपने को काफ़ी रे ऑफ एक होप और रे ऑफ एक जरिया मिलेगा जिससे अपने क्या कर सकते हैं आने वाले न्यू सिलेबस के लिए तैयारी। बट वो कब तक मैं नहीं बता सकता, बोलो आप, जब तक एक एग्जाम भी न्यू सिलेबस में नहीं होता, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट का मेरे को कोई भरोसा नहीं है ना तुमको रखना। तो तुम्हारे इंस्टीट्यूट को लेके मेरे को बड़ा डर लगता है, जैसे ही एक एग्जाम हो जाए फिर ही मैं कंक्रीट शेप दे पाऊंगा कि हाँ यही तरीके से अपने को पढ़ना है। तो वो थोड़ा दिन और वेट कर लो, जितने देखो सिलेबस विल नॉट चेंज ऑफ कोर्स होपफुली, और दूसरा कंटेंट इज सेम, बट यस मे बी सम पैटर्न कैन चेंज एंड सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन चेंज। वो जैसे ही एक एग्जाम होगा मेरे को आइडिया लग जाएगा और मैं उस हिसाब से आपको वापस से करवा दूंगा। तो सर वो जो ड्यूरिंग दी प्रोसेस क्लासेस के दौरान जो टर्म के पेपर हमें मिलेंगे वो सब तो और प्रैक्टिस करना ही है, जितना मेरे बुक में है उसके अलावा। क्या डन है आपको बात? तो प्रैक्टिस को लेके आपको टेंशन नहीं लेना, मैं हूं आपके साथ। ये पूरा ओरिएंटेशन मेरे को बोलने में लगा 1 घंटा एग्जैक्ट, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में, आपके कोर्स के बारे में एक इंट्रो दे दिया। ये पूरा कोर्स अब आपको एकदम शिद्दत के साथ कंटिन्यू करना है। आप में कितने बच्चे हैं जो सिर्फ ग्रुप 1 की तैयारी अभी कर रहे हैं? ग्रुप 1 की तैयारी मतलब सोचे हैं सिर्फ ग्रुप 1 करेंगे? सब ग्रुप 2 भी हैं यहाँ? सब ग्रुप 2 वाले हैं कि ग्रुप 1 है? ग्रुप 1 की तैयारी करें, बाकी सब ग्रुप 2 भी एक बार दिमाग में रखें कि ग्रुप 2 भी करेंगे अपने। ओके, ग्रुप 1 ग्रुप 2 साथ में देने का बेनिफिट एक ही है कि एग्जामिशन का प्रोसीजर रहता है और दूसरा रैंक अगर अच्छा नंबर आता है तो दोनों ग्रुप देने वाले लोग के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा कड़ी होगी। बट अभी हम सिर्फ किससे स्टार्ट करने वाले हैं? ग्रुप 1। अच्छा, आपके बाकी क्लासेस स्टार्ट हो गए? लॉ के स्टार्ट हो गए? लॉ के हाँ, टैक्स का, लॉ का चल रहा है, बाकी लोग का अभी तक लिए नहीं हो कि किए नहीं हो? लिए नहीं हो, जल्द डिसीजन ले लो, क्योंकि 4 सब्जेक्ट से तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अब कितने सब्जेक्ट से? 4। किस किस सब्जेक्ट से बोलो तो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन जो आपका ग्रुप 1 में है, लॉ एथिक्स बोल के जो आपका ग्रुप 1 में है, और ये पेपर। सर कब करेंगे? सर टैक्स ले लियो। अच्छा, टैक्स कर लियो स्टार्ट, तो टैक्स जितना कर लियो तो उसके हिसाब से दिन में शायद, अभी हमारे यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ 2 क्लासेस है हमारे यहाँ, मतलब जो हमारे यहाँ 3 सब्जेक्ट लिया है, 4 सब्जेक्ट लिया, जो 4 सब्जेक्ट लिया 2 क्लास है। बाकी लॉ की क्लासेस आप लोगे तो दिन में कितनी क्लासेस होंगी? हाईएस्ट टू हाईएस्ट 3, उतना तो करना ही पड़ेगा। देखो 3 क्लास आपको डेली का लगाना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ 3 सब्जेक्ट लिए हैं उनका 2 क्लास चल रहा है और 1 लॉ का एक्स्ट्रा चलेगा अपने वीडियोस में। बाकी जो लोग बाहर कहीं और कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बता दें आपको टैक्स और लॉ और अकाउंट्स और कॉस्ट को इस तरीके से मैनेज करना है कि दिन में कितना क्लास करना है अपने को? 3। एक तो रूटीन में एकदम हमेशा दिन में 3 क्लास रखना है और बाकी का टाइम रिवीजन करना है। सर मेरा कॉलेज भी है, भाड़ में जाए कॉलेज। अब प्रोफेशनल कोर्स में आ गए हो
हमको ये कॉलेज वॉलेज का रोना नहीं चाहिए। कॉलेज जाओ, अगर कंपलसरी अटेंडेंस है जाओ, या कोई नियम कानून कभी एग्जाम होता है तो पढ़ो, उस समय मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट जब जाते हो ना कॉलेज भी, तब भी अपनी पढ़ाई इसी की करो, क्योंकि आप क्लास में ना उसका सुनते हो ना वो कुछ ऐसा बोलता है जो सुनने लायक है। तो आपको पढ़ाई तो अपना ही करना है। तो कॉलेज अगर आप जाते हो, जो कि मेरे को नहीं लगता है यहाँ कोई जा रहा है, क्योंकि तभी आप 9 बजे आ रहे हो। जाते हो कितना बजे? कौन सा जाते हो? तो अभी यहाँ कैसे आओगे? अच्छा, 2 क्लास करके आ जाते। हाँ तो वही है। तो वैसे जिनका भी वो कर रहे हैं, वो सुबह जल्दी उठने का आदत भी लग जाएगा, प्लस पढ़ाई भी होता रहेगा। और बाकी लोग जिनका नहीं है, काफ़ी लोग अभी आ क्यों नहीं रहे हैं कॉस्ट में, जो आपको अकाउंट्स में दिखेंगे, क्योंकि वही कॉलेज इशू। आपको कई लोग कॉलेज इशू की वजह से कॉस्ट में देखने को मिलेंगे कि वो बैकअप करते हैं या वीडियो लेके रखे। तो कॉस्ट की क्लासेस जनरली लोग वीडियो में करते हैं, बट आप अगर लाइव चूज़ किए हो इस टाइम पे, मैं आपको बता देता हूँ, आपका दिन का शुरुआत बड़ा ही एनर्जेटिक होगा। आपको टेंशन नहीं लेना। आप बोलोगे और पढ़ा दे भाई, टैक्स हटा और लॉ अकाउंट्स हटा, तुम ही पढ़ाते रहे। बट ठीक है, अपने इस चीज़ को अच्छे से करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग दिस सब्जेक्ट इन योर सिलेबस, जिसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना। आज आपका एक और क्लास है, इसके बाद कौन सा बोलो तो? टैक्सेशन। सबको बुक मिल गया है यहाँ पे? बच्चे बोल रहे हैं नहीं मिला, तो आज ले लेना क्लास के बाद आप बुक। मिल गया बुक, वेरी गुड। बुक जैसे ही मिल जाएगा, हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे बताओ? नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे बोलो? कॉस्ट शीट। अच्छा, नेक्स्ट क्लास से कॉस्ट शीट नहीं, सॉरी, नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे क्या? बेसिक्स। सर बेसिक्स की कितनी क्लासेस होती है? ऑफ कोर्स 10 नंबर है, इतना आसान नहीं है, और ये नींव स्टैब्लिश करेगा। कोई भी चीज़ का नींव होना चाहिए बड़ा स्ट्रॉन्ग, यानी करीब करीब 5 क्लासेस। 5 क्लासेस हम किस में इन्वेस्ट करेंगे? अपना बेसिक्स में। आने वाला रूटीन सुन लो आप, आपको रूटीन ऑलरेडी मिला हुआ है, बट फिर से एक बार बोल रहा हूँ। मंडे को क्या है आपका बोलो? मंडे को क्या है आपका? नहीं, मैं अपना यहाँ बता दे रहा हूँ, टैक्स फिर अकाउंट। आपका जो भी है वो आप उस हिसाब से डालोगे। टैक्स कितने बजे स्टार्ट होगा? टैक्स 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और अकाउंट्स कितना बजे स्टार्ट होगा? 11:15 बजे के बीच में। वैसे ही ट्यूजडे को क्या होगा? आपका सुबह होगा कॉस्ट, 8:30 बजे। देखो मेरे से उठा नहीं जाता है, मैं 9 बजे ही आऊँगा तुम्हारे लिए। और उसके बाद, इसलिए पहले ही बोल देता हूँ, उसके बाद टैक्स की क्लासेस होंगी 11:15 बजे। मेरी 2 घंटे की प्यारी सी क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद आपका हर एक दिन, मंडे के बाद वेडनेसडे सेम रूटीन, ट्यूसडे के बाद थर्सडे सेम रूटीन, फ्राइडे को भी सेम रूटीन एज वेडनेसडे, सैटरडे को सेम रूटीन एज थर्सडे। ये आपका पेपर पैटर्न है, एग्जाम स्टाइल है। और एक संडे को आपकी किसकी क्लास होगी मालूम है आपको? अविनाश का है, और मेरा भी तो है, कॉस्ट एंड अकाउंट से। टैक्स नहीं है, टैक्स हफ्ते में 6 दिन है, हफ्ते में 6 दिन टैक्स है। संडे को दोनों क्लास है, किसका किसका? अकाउंट्स का और कॉस्ट का। उसकी थोड़ी टाइमिंग थोड़ी लेट होगी, संडे 9 बजे ना मैं उठूंगा ना अविनाश, तो और ना आप, तो थोड़ा सा लेट करेंगे उसको 10 बजे से, ताकि अपने उसको 2 क्लास में सीमित कर सके, ठीक है। तो 4 क्लास वीक में क्या लगाओगे आप? कॉस्ट। 4 क्लास क्या लगाओगे? अकाउंट्स। और 6 क्लास क्या लगाओगे? टैक्स। इस तरीके से 14 क्लास होता है कंप्लीट। बट मैंने जैसे बोला आपको करना चाहिए अराउंड 3 क्लासेस, तो बाकी क्लासेस आपको लॉ की डाल लेनी चाहिए जितनी जल्दी हो सकती है, ताकि आप ग्रुप 1 टाइमली कंप्लीट कर लो। और अगर ग्रुप 2 देना पड़े या फिर इच्छा हो तो आप पढ़ाई स्टार्ट उस समय कर सकते हो। क्या डन है आपको बात? ओके। एनी अदर डाउट्स आपको सिलेबस को लेके, बात को लेके, तो मेरे से पूछ सकते हैं, बोलो। देखो लॉ की टाइमिंग, कॉस्ट की टाइमिंग हमेशा क्लास होगी। रीजन बीइंग, लॉ के अमित सर से क्लास लिए हो आप, वो क्या कर रहे हैं? वो मिला के क्लास ले रहे हैं, मतलब आपका सीए के साथ क्लास ले रहे हैं, तो उस वजह से टाइमिंग क्लैश कर रही है। वो एक्सक्लूसिव बैच रखे नहीं है। अगर वो ही कर देते, क्योंकि मेरे को उनका सीए वाला टाइमिंग के अलावा पढ़ाना है, तो अब दिन में तो जितना टाइम होता है 24 घंटा लिमिटेड है। आप रात को 9 बजे मेरे से पढ़ने आओगे नहीं, और ना सुबह 6 बजे मैं उठ के आपको पढ़ाऊंगा। तो नियम कानून तो दिन में 3 स्लॉट ही होता है, 4 स्लॉट होता है अगर देखा जाए तो। एक 9, एक होता है 11, एक होता है 2, और एक होता है 5। तो हम, मेरा भी कुछ लिमिटेशंस है और उनका भी कुछ लिमिटेशंस है। मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप दोनों का अगर फ्रूट लेना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि उनका 2 क्लास लाइव किया और मेरा 2 क्लास लाइव किया, जिससे 2 क्लास वीडियो उनका कर लिया, 2 क्लास वीडियो मेरा कर लिया, कि आपको दोनों का जाना मिल गया। जब भी आप 2 वीडियो करोगे दूसरे टीचर का घर जाके, अगले दिन जब लाइव आओगे तो उसका डाउट पूछ सकोगे। तो मेरे हिसाब से वो एक तरीके से आप अपना फ्रेमवर्क कर सकते हैं। वैसा ही कुछ कर सकते हैं, या लॉ पूरा वीडियो कर लिया कि, या ये ऐसे कुछ कर लिया, जैसे भी।
मैं आपको वो चीज़ में हेल्प कर दूंगा कि कैसे रूटीन बनाना। सर टैक्स की क्लास यूट्यूब पे लाइव नहीं होता है क्या सर? आज होगा लाइव, पहला क्लास यूट्यूब पे होगा, मेरा भी अभी का क्लास यूट्यूब पे होगा बेसिक्स का पूरा, और उसके बाद हम ऐप में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, सब लोग के पास मेल आ चुका होगा जितने लोग भी रजिस्टर किए एक्सेप्ट यस्टरडे। अगर कल एडमिशन लियो तो उसको छोड़ के मेल आया होगा एक ऐप का, जिसमें आपको आपके रजिस्टर्ड कोर्स दिख रहे होंगे। उसमें अभी कोई क्लासेस नहीं मिलेगा आपको क्योंकि हुआ ही नहीं है। जैसे ही लेंगे आज वाला क्लास ओरिएंटेशन बेसिक्स धीरे धीरे डालने लगेंगे। बट बेसिक्स के 5 क्लासेस यानी 1 वीक की पूरी क्लासेस किस पे होने वाली हैं? यूट्यूब पे। तो जो लोग भी घर से कर रहे हैं वो यूट्यूब से मज़ा ले सकते हैं। उसके बाद पहला चैप्टर ऑनवर्ड्स आप अगर बैकअप करोगे या आप अगर घर पे लाइव ऑनलाइन करोगे तो आपको ऐप पे ही करने का मौका मिलेगा। जितने लोग भी ऑनलाइन लाइव में सुन रहे हैं बता दूं ये बात। डन है। आज मैं आपकी टैक्स की क्लास, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, मैं थोड़ी जल्दी करवा दे रहा हूँ क्योंकि ओरिएंटेशन था, 1 घंटा से ज़्यादा लेने का मन नहीं और ना पढ़ाने का मन है। और तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे आज, नेक्स्ट क्लास कब करेंगे बताओ तो अपने? आज क्या है? ट्यूसडे, यानी कब? थर्सडे। थर्सडे बुक लाने का अगेन दरकार नहीं है, बट कॉपी ज़रूर लेके आइएगा। कैलकुलेटर पक्का बैग में रख लीजिएगा और एक फ्रेश माइंड के साथ आइएगा कि कुछ नया सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। क्या डन है आप लोगों को बात? टाटा बाय बाय एवरीबॉडी। मैं टैक्स की क्लास आपको अभी से करीब करीब 20 से 25 मिनट में स्टार्ट करवा रहा हूँ, जिनका जिनका है। टाटा बाय बाय। आप लोग नाश्ता करके आ सकते